नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। जो रीट परीक्षा है अब नज़दीक आ गई है, तो चलिए रिवीजन करते हैं इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। पहला प्रश्न है, खिलौने की आयु किसे कहा गया है? जो खिलौनों की आयु कहा गया है वो कौन सी अवस्था को कहा गया है दोस्तों? पूर्व बाल्यावस्था को। जो पूर्व बाल्यावस्था है इसको कौन सी आयु कहा जाता है? खिलौनों की आयु। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दमित इच्छाओं का भंडार किसे कहा गया है? जो हमारी दमित इच्छाएं होती हैं, ऐसी इच्छाएं जिनका दमन हो जाता है, उनका भंडार किसे कहा गया है? अचेतन मन को। हमारा जो अचेतन मन होता है, अनकॉन्शियस माइंड, इसी को क्या कहा जाता है? इसको दमित इच्छाओं का भंडार कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि किसे माना गया है? जो व्यक्तित्व मापन की विधियां होती हैं उसमें सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि किसे माना गया है? समाजमिति विधि को। जो समाजमिति विधि होती है व्यक्तित्व मापन की, वो सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण क्या है? जो भग्नाशा होती है उसका सबसे बड़ा दोस्तों आंतरिक कारण माना जाता है मानसिक संघर्ष को। मतलब मानसिक संघर्ष है वो भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण माना जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बुलिमिया क्या है? बुलिमिया क्या होता है? देखिए दोस्तों, बुलिमिया का मतलब होता है भूख से ज़्यादा खाना। जो मनोविज्ञान है उसमें बुलिमिया किसे कहा जाता है कि कोई भी इंसान जब भूख से ज़्यादा खाता है तो उसको बुलिमिया कहा जाता है। एक चीज़ और याद रखनी है दोस्तों, एक और होता है एलोक्सा नर्वोसा। एक होता है एलोक्सिया नर्वोसा। ये क्या होता है? ये होता है अपने आप को पतला रखने का भाव। इसमें व्यक्ति भूख से कम खाता है। तो एलोक्सा नर्वोसा में तो भूख से कम खाता है, जबकि बुलिमिया में क्या करता है? वो भूख से ज़्यादा खाता है। तो याद रखना दोस्तों, बुलिमिया का अर्थ होता है भूख से ज़्यादा खाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्पीयरमैन ने द्विखंड सिद्धांत में मानसिक ऊर्जा किसे कहा है? जो स्पीयरमैन थे जिन्होंने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था? द्विखंड सिद्धांत। इस द्विखंड सिद्धांत में उन्होंने मानसिक ऊर्जा की संज्ञा किसे दी है? जी कारक को। देखिए दोस्तों, स्पीयरमैन ने अपने द्विखंड सिद्धांत में दो कारक बताए थे, एक तो जी कारक और एक एस कारक। जनरल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर। तो बुद्धि के दो कारक बताए थे स्पीयरमैन ने। जी का मतलब होता है जनरल फैक्टर और एस का मतलब स्पेशल फैक्टर। तो दो प्रकार की बुद्धि बताई थी, सामान्य और विशेष। तो उन्होंने मानसिक ऊर्जा किसे कहा है? जी कारक को। मतलब जो सामान्य बुद्धि होती है उसे उन्होंने मानसिक ऊर्जा कहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। साधारण मानसिक दुर्बलता वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो साधारण मानसिक दुर्बलता वाले बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 52 से 67 तक। जो बुद्धि लब्धि होती है 52 से 67, वो बच्चे कौन सी श्रेणी में आते हैं? साधारण मानसिक दुर्बलता वाली श्रेणी में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अधिगम अयोग्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जो अधिगम अयोग्यता होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी, इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? सैमुअल किर्क। तो सैमुअल किर्क ने सबसे पहले प्रयोग किया था अधिगम अयोग्यता शब्द का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सृजनात्मकता को पागलपन किसने कहा है? सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। जो क्रिएटिविटी होती है इसको पागलपन की संज्ञा किसने दी है? नीत्शे ने। नीत्शे ने कहा था कि जो सृजनात्मकता होती है वो पागलपन होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। जो आगमन विधि है, देखिए दोस्तों, दो विधियां बताई गई हैं, एक तो आगमन विधि और एक होती है निगमन विधि। तो आगमन विधि में छात्र किस से किस ओर की ओर अग्रसर होता है? तो आगमन विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेशल से जनरल की ओर। और अगर आपको पूछ ले कि निगमन विधि में किससे किसकी ओर, तो निगमन विधि में आपको करना है सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है।
तो आगमन विधि में जो छात्र या विद्यार्थी होता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शिक्षण में कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है? जो शिक्षण होता है, टीचिंग जो होती है, उसमें कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है दोस्तों? 3 प्रकार का। याद रखना है, टीचिंग में जो रिलेशन मिलता है, सहसंबंध, वो 3 प्रकार का मिलता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 12वां प्रश्न देखते हैं आज का। आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 तक न्यूनतम कार्य दिवस कितने निर्धारित किए गए हैं? ये पूछ रहा है 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक न्यूनतम कार्य दिवस कितने होने चाहिए एक शैक्षणिक वर्ष में? तो वो दोस्तों डिसाइड किए गए हैं 200 कार्य दिवस होने चाहिए एक शैक्षणिक वर्ष में। कौन सी कक्षाओं के लिए? कक्षा 1 से 5 तक। अगर आपको पूछ ले कि कक्षा 6 से 8 तक, तो आपको करना है 220 कार्य दिवस। कक्षा 6 से 8 के लिए 220 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं आरटीई 2009 के अनुसार। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न है। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषताएं होती हैं? जो एक अच्छा परीक्षण होता है उसमें देखिए दोस्तों, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए और विश्वसनीयता होनी चाहिए। एक जो अच्छा परीक्षण होता है उसमें वस्तुनिष्ठता, वैधता और विश्वसनीयता, ये तीनों होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वर्तमान में राजस्थान में कितने योगात्मक मूल्यांकन होते हैं? जो वर्तमान में राजस्थान में योगात्मक मूल्यांकन कितने होते हैं? 3। तो दोस्तों याद रखना, SA1, SA2 और SA3। तो ये तीन योगात्मक मूल्यांकन होते हैं वर्तमान में राजस्थान में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आज का। एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? एनसीएफ, देखो एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एन से बना है नेशनल, सी से बना है करिकुलम और एफ से फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा या कार्यक्रम। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? एनसीएफ 2005 की, वो की थी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल ने। जो प्रोफेसर यशपाल थे, इन्होंने एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता की थी। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 16वां प्रश्न है। कौन से नियम को मानसिक तैयारी का नियम कहा जाता है? जो अधिगम के नियम माने गए हैं उनमें कौन से नियम को मानसिक तैयारी का नियम कहा गया है? जो तत्परता का नियम। जो तत्परता का नियम है दोस्तों, उसे मानसिक तैयारी का नियम कहा जाता है। और मानसिक तैयारी का नियम किसने कहा था? ये वुडवर्थ ने कहा था। याद रखना है, जो तत्परता का नियम है उसको मानसिक तैयारी का नियम किसने कहा था? वुडवर्थ ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। अनुबंधन का पिता किसे कहा जाता है? अनुबंधन का पिता कहा जाता है दोस्तों आईपी पावलोव। पावलोव को क्या कहा जाता है? अनुबंधन का पिता, फादर ऑफ कंडीशनिंग इसने कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? जो सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग थी, वो सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? अल्बर्ट बांडुरा ने। अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 19। लेखन विकृति को क्या संज्ञा दी गई है? जो लेखन विकृति, देखिए दोस्तों लेखन विकृति का मतलब होता है कि जब कोई विद्यार्थी ढंग से लिख नहीं पाता है, अगर उसकी राइटिंग स्किल खराब है तो उसको कहा जाता है लेखन विकृति। तो उसको मनोविज्ञान में क्या संज्ञा दी गई है? डिस्ग्राफिया। लेखन विकृति को मनोविज्ञान में डिस्ग्राफिया कहा जाता है। चलिए दोस्तों आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देखते हैं। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत वो किसने दिया था दोस्तों? वो दिया था मैस्लो ने, जॉन अब्राहम मैस्लो ने। कब दिया था? याद रखना है 1954, 1954 में दिया था आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। और दोस्तों इन्होंने इसमें 5 आवश्यकताएं बताई थी। याद रखना है कि जो मैस्लो थे उन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में कितनी आवश्यकताएं बताई थी? 5 आवश्यकताएं बताई थी। तो याद रखना है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने। कब दिया? 1954 में।
और 5 आवश्यकताएं उन्होंने बताई थी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न मनोविज्ञान से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न हैं एक रिवीजन के टाइप में लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। इससे आपका संपूर्ण मनोविज्ञान से संबंधित ये 20 प्रश्न थे और आपका अच्छा रिवीजन होगा इससे। कम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।